नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग में। और आज हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाएंगे और समझाएंगे। सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। जो जो चीज़ें आप लोगों को वीडियो लेक्चर या नोट्स में नहीं मिले वो भी इसमें कवर होंगी और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कराएंगे, साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और साथ में एनालिसिस भी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अभी हम जितने भी सॉल्व करेंगे आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए ताकि साथ साथ में जब हम पढ़ाएं और एक्स्ट्रा चीज़ें दें तो वो चीज़ आप लोग नोट डाउन करें, उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ई पोस्टल कोचिंग जैसा कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे से आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, और सबसे ज़्यादा प्रमोशन भी इसीलिए यहाँ से होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें ये जो वीडियो लेक्चर है हम हमारे यूट्यूब चैनल में भी डालने जा रहे हैं, तो जिन्होंने भी अभी नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रॉपर अगर आपको पूरे क्लासेस चाहिए, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो प्रॉपर आप हमारे से स्टडी मटेरियल लेके पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम को 100% क्रैक कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ITPS। तो व्हाट इज़ ITPS का मतलब यहाँ पे आ जाता है हमारा फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड हमारा पूरा एक चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़िएगा, उस PDF को पढ़िएगा। और ITPS जो होता है आप सभी को बता दें, इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट होता है। ठीक है, और ये चीज़ वेबसाइट में भी अवेलेबल है और हमारे इंस्टाग्राम पेज में भी अवेलेबल है। हमने इसका पोस्टर बना के आप सभी को दिया था क्योंकि हमें पता है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इसका एक पोस्टर भी बना हुआ है। इंस्टाग्राम में क्या नाम है? इंस्टाग्राम में नाम है ई पोस्टल नेटवर्क नाम है। ठीक है, ई पोस्टल नेटवर्क को सर्च कीजिए। यहाँ पे हम आप लोगों को बहुत सारे स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट भी देते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ भी मिल जाएगा। अब इंटरनेशनल स्ट्रैक पैकेट सिर्फ बता देने से तो नहीं होगा, क्या पता अगले साल कुछ और क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इसकी डिटेल हम बता देते हैं। ITPS जो होता है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए होता है। ठीक है, एशियाई देशों के लिए है, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए है। होता क्या है इसमें पैकेट ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं फॉरेन कंट्री में। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 2 kg की होती है। 2 किलो इसका मैक्सिमम लिमिट होता है। ठीक है, और इसमें बता दें आप लोगों को डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। जैसे कि अगर 1 से 2 लाख के अंदर तक का पर मंथ आप लोग बिज़नेस देते हैं इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट में, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाता है। 2 लाख से ऊपर का होता है तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये सारी सर्विसेज आपको इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट में मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को नोट डाउन भी करना है साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ पेटाइट पैकेट। तो आपको बता दें पेटाइट पैकेट का मतलब होता है लिटिल बॉक्स, या फिर हमारे इंडिया पोस्ट में से कहते हैं स्मॉल पैकेट्स। और ये एक फ्रेंच वर्ड है और इस तरह से कई सारे फ्रेंच वर्ड इंडिया पोस्ट में हमारे पोस्ट ऑफिस में यूज़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम वेट डेट कैन बी ट्रांसमिटेड एज इंश्योर्ड लेटर। कोई भी इंश्योर्ड लेटर यानी नॉर्मल जो लेटर है, अगर इंश्योर्ड ना भी बोले, फॉरेन कंट्री के लिए कोई भी लेटर है तो इसकी लिमिट आप सभी को पता होनी चाहिए, 2 किलो होती है। और इंडिया की भी जो है लिमिट 2 किलो ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी इजी, ब्लाइंड लिटरेचर हर साल आता है, इस साल भी ज़रूर आएगा। ब्लाइंड लिटरेचर को पेमेंट में किस किस चीज़ों से एग्जेम्प्ट मिलता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा पोस्टेज। ठीक है, पोस्टेज से तो छूट मिलती है, रजिस्ट्रेशन से भी छूट मिलती है, एक्नॉलेजमेंट से भी छूट मिलती है, और इंक्वायरी फ़ीस से भी छूट मिलती है। यानी और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि इन तीनों को उन्होंने चारों चीज़ों को हटा दिया है। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं हमारा बल्क बैग। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बल्क बैग। तो ये बल्क बैग होता क्या है? तो आप सभी को बता दें जो बल्क बैग होता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में, ये एक तरह से आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा सामान जब भेजना होता है, स्पेशल बैग अगर हमें भेजना हो, क्या होता है इसके अंदर? इसमें होता है बहुत सारे प्रिंटेड पेपर्स। ठीक है, तो इसको बल्क बैग कहते हैं। बहुत ज़्यादा जब हम भेजते हैं तो इसको हम बल्क बैग कह देंगे। अब इसकी लिमिट हमें देखनी होगी, तो आपको बता दें जो बल्क बैग का मैक्सिमम लिमिट है वो जो है वो है अराउंड 30 के, मैक्सिमम लिमिट 30 kg है।
तो मिनिमम भी एक होना चाहिए, तो मिनिमम 5 kg। बल्क है मतलब छोटा मोटा तो नहीं भेज सकते, तो 5 kg से 30 kg तक का सामान इसमें भेजा जा सकता है। कहाँ नहीं भेजना है, कहाँ नहीं भेजा जा सकता, आपको बता दी 2-3 कंट्री है जहाँ पे इसको नहीं भेजा जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए फॉरेन देशों में इसको भेजा जाता है, लेकिन कुछ जगह पे इसको नहीं भेजा जा सकता, जैसे श्रीलंका हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और पाकिस्तान हो गया, ठीक है। इन देशों में तो इस जगह अलाउड ही नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहे हैं, इस चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बल्क बैग का, जो बल्क बैग है उसका अधिक से अधिक वज़न कितना है, 30 किलो है, ठीक है। मिनिमम कितना है, 5 किलो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मेक अप द ब्रोकन अमाउंट ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर हाउ मैनी पोस्टेज स्टम्प कैन बी यूज टू अफिक्स्ड ऑन द आईपीओ, ठीक है। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर में हम कितने स्टम्प्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कितनी मात्रा में स्टम्प्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो ब्रोकन अमाउंट है इंडियन पोस्टल ऑर्डर का वो बराबरी में आ जाए। तो इसका आंसर होगा 4। तो हम लोग 4 जो है पोस्टेज स्टम्प इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैटर्न और सैंपल पैकेट से, ठीक है। इसमें 2 इन्होंने स्टेटमेंट दिए है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है अनपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल ऑफ पोस्टेज, ठीक है। जब भी पैटर्न या सैंपल पैकेट को पोस्ट किया जाता है, अगर वो अनपेड निकला तो उसको डिलीवरी में डबल पोस्टेज देना होता है, यानी दुगना देना होता है डाक शुल्क का। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है, हमने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट है एन इनसफिशिएंटली प्रीपेड पैटर्न और सैंपल पैकेट इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। अगर इनसफिशिएंटली पे किया गया है, यानी अपर्याप्त रूप से पे किया गया है, तो हम कितना लेंगे? तो हम उसका डबल लेंगे, जो भी जितने भी कमी है डेफिशिएंसी। 2 रुपये की कमी थी तो 4 रुपये लेंगे, 4 रुपये की कमी तो 8 रुपये लेंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ब्लाइंड लिटरेचर से एक और क्वेश्चन आ गया है। तो दोस्तों आप लोगों को ब्लाइंड लिटरेचर अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये भी सेम ही है ऑलमोस्ट क्वेश्चन। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम कौन कौन से पेमेंट से, तो ये चीज़ है, ये रिपीट हो गया है। तो इसमें बता दे रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं लगती इसमें, है ना। फीस ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी नहीं लगता, अटेस्टेड कॉपी मतलब ऑलमोस्ट फ्री होता है। तो यही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मैन्युफैक्चर एंड यूज़ ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प, यानी यहाँ पे काल्पनिक डाक टिकट की बात आ रही है। तो फिर हमने जब आपको पीओ गाइड 1 पढ़ाया था, आप लोगों को एक ही चीज़ याद करने के लिए बोला था, जब भी काल्पनिक टिकट का नाम आ जाए तो उसका एक सेक्शन हमेशा पूछा जाता है। वो सेक्शन कौन सा है? वो सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चारों ऑप्शन है। तो यहाँ पे सी सेक्शन 263 ए के तहत उसमें आप लोगों को पनिश किया जाएगा इंडियन पीनल कोड के, ठीक है। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, 263 के ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमारा फुल फॉर्म फिर से स्टार्ट होता है। फुल फॉर्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे एमटीएस हो, पोस्टमैन हो, पीए हो। तो फुल फॉर्म वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है। फुल फॉर्म का एक लेवल ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, थोड़े टफ इन्होंने बनाए हैं, हम आपको बताते हैं। HRMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HRMS का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिएगा, ये आगे वाले क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। IPVS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये हमने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, ये हमारे नोट्स में भी है। FRMU ये क्या है? ये हमारे नोट्स में नहीं है, और इसका फुल फॉर्म आपको बता दे, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट, इसका सही आंसर हो जाएगा। RFP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको बता दें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये भी होता है। ये जो फुल फॉर्म है ये RFP, ये भी हमारे नोट्स में नहीं है, ये एक लेवल ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। इसको भी हम कवर करेंगे। NSP रेफ़र किससे करता है? तो आपको बता दें NFP होता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जो कि IT मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है, और ये हमने आप लोगों को ऑलरेडी कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंटेड पेपर्स कंटेनिंग ओनली बुक्स एंड पैम्पलेट्स मे बी सेंड टू फॉरेन कंट्रीज। जो भी प्रिंटेड पेपर हो जिसमें बुक्स हो और पैम्पलेट हो, अगर उसे फॉरेन कंट्री में भेजना है तो उसकी लिमिट क्या होगी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्रिंटेड पेपर की लिमिट जो है 5 kg है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे
जितने भी फॉरेन पोस्ट से पूछे जा रहे हैं, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि लेटर का मैक्सिमम कितना किलो तक भेजा जा सकता है। प्रिंटेड पेपर का भी हमने आपको बताया कितना भेजा जा सकता है। इसी तरह से जितनी भी चीज़ें हैं पीओ गाइड 2 में हमने आपको पढ़ाई थी कि लिमिट क्या है मैक्सिमम, वो चीज़ आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि जितने भी कॉरस्पॉन्डेंस यानी जो भी संचार होते हैं इंडियन आर्मी के पर्सनल के लिए, आर्म फोर्सेस के पर्सनल के लिए, चाहे आर्मी में हो नेवी में हो, अगर वो देश के बाहर नौकरी कर रहा है तो उनके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है वो कितने सही है। इनको बताया जा रहा है प्रीपेड विद रेट ऑफ इन रेट्स एप्लीकेबल टू फॉरेन कंट्री। तो इनके जो संचार यानी इनको जो डाक जाएंगे उनका जो रेट लगेगा, प्रीपेड रेट लगेगा, वो लगेगा उस देश के अकॉर्डिंग। तो ये तो हमने नहीं पढ़ा था ऐसा कि उस देश के अकॉर्डिंग जो प्रीपेड रेट है वो लगेगा। नेक्स्ट है इन्होंने बोला कि प्रीपेड विद इनलैंड रेट, क्या वो हमारे इंडिया पोस्ट का जो रेट है भारत के अंदर का उसका लगेगा। हाँ, ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है जो भी आर्म फोर्सेस बाहर नौकरी करते हैं उनका पोस्टल चार्जेस ही माफ़ कर दिया जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और नॉन ऑफ द अबव तो नहीं होगा क्योंकि एक तो सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रीपेड विद इनलैंड रेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टॉलरेंस परमिसिबल टू द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड से एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा यहाँ पे, और ये भी प्राइवेटली जो मैन्युफैक्चर होता है उससे। तो इसमें पूछा जा रहा है जो टॉलरेंस का जो लेवल है, ठीक है, जितना मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है, यानी सहनशीलता जो होते हैं, स्वीकार्य सहनशीलता जो होती है पोस्ट कार्ड का, मैक्सिमम कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 mm बड़ा या 2 mm छोटा टॉलरेट किया जा सकता है। अब पोस्ट कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है तो इसको बताना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड क्या होता है? पोस्ट कार्ड एक ओपन कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? एक ओपन कम्युनिकेशन होता है। कहाँ पे होता है? कार्ड के ऊपर। ठीक है, एक तरह का खुला संचार हो गया, ये कार्ड के ऊपर होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं जैसे कि हमने आप लोगों को नोट्स में भी बताया था। एक सिंगल होता है, ठीक है, और एक रिप्लाई पार्ट होता है। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है। तो आप लोगों का पोस्ट कार्ड जो होता है वो इंडिया के अंदर ही सर्विस आपकी कर सकता है, आपका संचार यहीं तक पहुंचाएगा। इसकी डायमेंशन की भी एक बार बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जो डायमेंशन होती है आपको बता दें, वो होती है 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। यानी लेंथ हो गया 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 14 सेंटीमीटर और ये हो गया ब्रेथ हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। अब ये तो हो गया पोस्ट कार्ड। जो प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड होते हैं वो मतलब प्राइवेट कंपनीज़ ने बनाए हैं या दूसरे लोगों ने बनाया है। तो इसका क्या साइज़ वगैरह है, तो उसको आपको बता दें। इसका साइज़, बिल्कुल साइज़ की बात करें, थिकनेस की बात करें यानी मोटाई की बात करें, बिल्कुल सेम होगा जो हमारा इंडिया पोस्ट का पोस्ट कार्ड है। ठीक है, और जो थिकनेस या फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मोटाई है या फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन है, वो कभी भी हमारे नॉर्मल जो इंडिया पोस्ट के पोस्ट कार्ड से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल वेट फॉर फॉरेन लेटर पोस्ट। तो लेटर का कितना मैक्सिमम है? 2 kg ही है। ठीक है, सेम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा वैल्यूपेबल इनवर्ड वैल्यूपेबल वीपी की बात आ गई, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जब भी वीपी आता है तो थोड़ा ध्यान से, इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल, जो भी फॉरेन आर्टिकल हमारे देश के अंदर आ रहा है, अगर उसमें पोस्ट रिस्टेंट लिख दिया गया है तो उसमें पोस्ट ऑफिस में कितने दिनों के लिए रखा जाएगा। तो आपको बता दें, आप अभी कंफ्यूज होके बहुत लोग यहाँ पे 1 महीना डाल देंगे सीधा, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे एक वर्ड आया है जो कि कह रहा है हमें वीपी। तो जब भी वीपी आर्टिकल्स होता है उसको हम पोस्ट रिस्टांटे लिखा हो तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए ही रख सकते हैं। तो इसका सी आंसर सही हो जाता है। तो याद रखिएगा, कभी भी वीपी आ गया वर्ड और इसके बाद कोई आर्टिकल आ गया और उसमें पोस्टेड रिस्टांट लिखा हुआ है जो कि एक फॉरेन वर्ड है, तो उसमें आप 7 दिनों के लिए ही रख सकते हैं। ठीक है, 7 दिनों तक पोस्ट ऑफिस में रहेगा। इस बीच में आपका कोई रिश्तेदार भाई बंधु जाके उस आर्टिकल को ले सकता है।
ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ फॉर्म नंबर भी आप लोगों को हमने पढ़ा रखा है और फॉर्म नंबर का एक अलग से ही आप लोगों को एक्स्ट्रा लेक्चर में हमने दिया था। तो फॉर्म नंबर का आपको बता दें, मेल एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्म नंबर पूछा जा रहा है। तो अगर ट्रांजिट सेक्शन की बात करें तो उसमें जो मेल एब्स्ट्रैक्ट होता है उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है M42। और जो मेल ऑफिस में जो मेल एब्स्ट्रैक्ट यानी डाक सार होता है उसको हम लोग M43 कहते हैं। तो याद रखिएगा, मेल एब्स्ट्रैक्ट अगर ट्रांजिट सेक्शन में हो तो फॉर्म नंबर M42, और अगर वही वो मेल ऑफिस में हो तो M43। तो फुल फॉर्म वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताया जा रहा है द फॉलोइंग स्टम्प इज नॉट अवेलेबल इन सेट। निम्नलिखित स्टम्प सेट में उपलब्ध नहीं होता। एक सेट क्या होता है, बहुत सारे सॉर्टिंग असिस्टेंट या रेलवे के एम्प्लॉय अगर एक साथ काम कर रहे हो एक टाइम में तो उसे एक सेट कहेंगे। उन सेट को कुछ स्टम्प्स दिए जाते हैं, तो इनमें से कौन सा स्टम्प उन सेट का पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है राउंड ओब्लोंग स्टम्प, सेकंड है डेट स्टम्प और नेम स्टम्प। तो आप याद कीजिए जब हमने आपको पढ़ाया था सेट के पास कौन कौन सा स्टम्प होना चाहिए, तो उसमें डेट स्टम्प था, ठीक है, डेट स्टम्प था, नेम स्टम्प भी था, और नेक्स्ट डिटेन लेट फी नॉट पेड स्टम्प, तो ये वाला स्टम्प भी था। बट एक ऑप्शन नहीं था जो कि था राउंड ऑब्लोंग स्टम्प, ये नहीं था। तो ये चीज़ इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा अवेलेबल नहीं था, तो राउंड वाला नहीं था। तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू आर्टिकल रिसीव्ड और डिस्पैच बाय फॉरेन पोस्ट, जितने भी आर्टिकल रिसीव हुए थे या डिस्पैच हुए थे फॉरेन पोस्ट द्वारा, यानी हमने अगर बाहर भेजा हो या बाहर से हमें रिसीव हुआ हो, उसके जो रिकॉर्ड है कितने दिन तक प्रिजर्व किए जाएंगे, कितने दिन तक संरक्षित रखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 18 महीने तक रखा जाएगा। और ये कौन से चैप्टर से है, ये हमने जो आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था प्रिजर्वेशन वाले चैप्टर से है, ठीक है। प्रिजर्वेशन वाला चैप्टर है कि पोस्टल आर्टिकल का प्रिजर्वेशन यानी संरक्षित कब तक रखना है, इसमें पूरी लिस्ट दी थी, उस चैप्टर से है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बी ऑर्डर। चलिए इसमें बताया जा रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि बी ऑर्डर कौन इशू करता है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ये इशू करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। अब बी ऑर्डर का तो हमें पता चल गया ये होता क्या है, और अगर बी ऑर्डर होता है तो ए ऑर्डर भी हमने आपको पढ़ा था। ए ऑर्डर क्या होता है, चलिए इसका कंसेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं। दो तरीके के ऑर्डर होता है, एक ए ऑर्डर होता है और एक बी ऑर्डर होता है, ठीक है। सिंपल है, एक ए ऑर्डर हो गया एक बी ऑर्डर। ए ऑर्डर भी सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस जारी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव हुआ तो इस ए ऑर्डर में बता दिया जाता है। वहीं अगर बी ऑर्डर की बात करें तो बी ऑर्डर भी सेम पर्सन यानी एसआरएम ही आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस ही जारी करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें गाइडेंस होता है, ठीक है। किसको गाइडेंस होता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को होता है। और उसमें बताया जाता है क्या क्या चेंजेस या कुछ कुछ होना है, गाइडेंस बताया जाएगा कि ये एम्प्लॉय ये करेगा, दूसरा एम्प्लॉय वो करेगा, और ये मेल ऑफिस के लिए जारी किया जाता है। तो ये हो गया ए ऑर्डर और बी ऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन विच द वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो कैरिड आउट। यानी ऐसा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जहाँ पे असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी यानी मूल्यांकन हो रहा है, किस चीज़ का, कस्टम ड्यूटी का, कस्टम सीमा शुल्क का मूल्यांकन कहाँ होता है। तो इसका बता दी, ये होता है फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटीड मिनिमम पेंशन गिवन अंडर एपीवाई। तो यहाँ पे एपीवाई लिखा गया है, यानी आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि ये अटल पेंशन योजना की बात हो रही है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो है गारंटीड कितना दिया जा सकता है, मिनिमम पेंशन कितना वो देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने पूछी है, एपीवाई के तहत दी जाने वाली गारंटीड न्यूनतम पेंशन की अधिकतम राशि क्या होगी। तो आप सभी को पहले तो अटल पेंशन योजना के बारे में जानना ज़रूरी है। ये अटल पेंशन योजना होता क्या है, किसके लिए होता है, ये थोड़ा सा आप जान लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अटल पेंशन योजना हमने प्रोडक्ट एंड सर्विस में कवर किया था। तो इसकी शुरुआत जो है 2015 में हुई थी, पहली बात अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड जो है
फिक्स्ड मंथली पेंशन दिया जाता है जैसे ही 60 से ऊपर उम्र चले जाती है। अब ये किसके लिए होता है, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो दूसरा पेंशन होता है एनपीएस, और डिफेंस एम्प्लॉय के लिए तो पेंशन अभी भी है। तो ये किस चीज़ के लिए, ये उन लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज्ड हो या अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, जिनके पास फिक्स इनकम नहीं आता है, उनके लिए ये एक तरह का पेंशन योजना शुरू किया गया है 2015 में, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें इसमें कितनी पेंशन मिल सकती है, तो इसमें जो पूछा गया था कि इसमें 1,000 रुपये से लेके 5,000 तक का पेंशन, मंथली पेंशन जो है इंसानों को, जो भी वर्क कर रहा है, वर्क है, उसको मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1,000 रुपये, ठीक है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट है जो मिनिमम पेंशन मिलेगा, तो ये मिनिमम पेंशन जो है 1,000 रुपये है और मैक्सिमम पेंशन हो जाएगा 5,000 रुपये। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट 50% कॉन्ट्रीब्यूट अपने तरफ से करती है, बाकी आप लोग अपने तरफ से करेंगे तो आप लोगों का एक 60 साल के बाद पेंशन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 commemorative stump on Ramayana based on the various episode ऑफ इपिक ऑफ रामायणा, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है जो 11 कॉमेमोरेटिव स्टम्प बनाए गए थे रामायणा पे बेस थे, इसमें अलग अलग एपिसोड्स थे रामायणा के, वो कब जारी किया गया था, डेट। तो ये आप लोगों में से बहुत लोगों को तो याद नहीं होगा और याद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोमेमोरेटिव स्टम्प को रट्टा मारना कोई भी अक्लमंदी का काम नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग मिस कर सकते हैं जो कि है 22 सितंबर 2017। पर आने वाले एग्ज़ाम में हमें क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब कौन कौन से क्वेश्चन कोमेमोरेटिव स्टम्प पे आ सकते हैं। तो आप सभी को पता है अभी रिसेंटली बहुत इम्पॉर्टेंट जो है स्मारक डाक टिकट निकला है और इसको आपको याद रखना है, और ये है श्री राम जन्मभूमि का, जो राम जन्मभूमि का जो टेम्पल है उस पे जो स्मारक डाक टिकट निकला है उसके बारे में आप लोगों को ध्यान देना है। तो इसका जो डेट है हम आपको बता देते हैं। इसका देखिए पूरा नाम जो है वो है श्री, ठीक है, राम जन्मभूमि टेम्पल का जो है ये कोमेमोरेटिव स्टम्प है, और ये जारी किया गया है 18 जनवरी 2024 को, ठीक है। ये तो आप लोगों को बेसिकली कोमेमोरेटिव स्टम्प अपने टाइम पे, आपका जो भी एग्ज़ाम है उससे पहले जो जो निकला है उसको याद कर लेना है, बस इतना ही काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। एक और चीज़ इस साल इम्पॉर्टेंट हुई है जो कि जब हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये है इलेक्शन हुआ है अभी लोकसभा का, जिसमें मोदी जी ने वापस सरकार बनाई है अपनी। तो ये इससे रिलेटेड एक इंक्लूसिव कोमेमोरेटिव स्टम्प का नाम था इंक्लूसिव इलेक्शन, ठीक है, और ये जारी हुआ था 25 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो ये एक दो स्टम्प के डेट्स वगैरह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक और फुल फॉर्म आ रहा है हमारे लिए, ये है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, व्हाट इज़ पीसीसी इन कनेक्शन ऑफ पीओपीएसके। अब पीओपीएसके ही जिसको नहीं पता होगा वो पीसीसी तो बता ही नहीं पाएगा। तो पीओपीएसके का फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होगा वो होगा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, ठीक है। तो ये उसका फुल फॉर्म है, और इससे रिलेटेड जो पीसीसी है वो सिंपल सी बात है, वो होता है पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन में हम चलते, ये है दीनदयाल स्पर्श योजना क्या होता है। तो दीनदयाल से काफ़ी सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, पर अब वो डिसकंटिन्यूड हो चुका है, फिर भी आने के चांसेस है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। स्पर्श योजना क्या है, तो आप सभी को ये क्या ये फिलेटेलिक कलेक्शन है, जी नहीं, कलेक्शन तो नहीं है। क्या ये कंपटीशन है, कंपटीशन भी नहीं है। क्या ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है, तो सबको पता है, जिनको स्पर्श का फुल फॉर्म पता होगा वो बता पाएगा कि ये हाँ स्कॉलरशिप स्कीम है या नॉन ऑफ द अबव। तो ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वेयर हाउसिंग चार्जेस फॉर डिटेंशन ऑफ वीपी पार्सल बियॉन्ड 7 डेज।
तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़, यहाँ पे वेयर हाउसिंग चार्ज यानी भंडारण शुल्क पूछा जा रहा है। तो वेयर हाउसिंग चार्जेस से रिलेटेड पोस्टल रेट में हमने आप लोगों को ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। सबसे पहले वीपी पार्सल की बात की जा रही है। तो आप सभी को बता दें, अगर वीपी पार्सल को 7 दिन से अधिक रखना है तो इसमें आप लोगों को 3 रुपये पर डे देने होते हैं, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ये तो पार्सल की बात हो गई। पर अगर वीपी कोई और आर्टिकल है, नॉर्मल दूसरे कोई आर्टिकल है, तो 7 दिन के बाद इसमें 2 रुपये पर डे लगेंगे। ये भी ध्यान रखना है हमको, ठीक है। चलिए, बीओ समरी का फॉर्म नंबर पूछा गया है। तो बीओ समरी का फॉर्म नंबर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, CACG 3A, ठीक है। तो फॉर्म नंबर अच्छे से देखना है। ड्यूटीज़ ऑफ हेड पोस्टमैन, ये तो हेड पोस्टमैन आप लोगों को पढ़ाया ही हुआ है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्या काम हो सकता है हेड पोस्टमैन में का? इंक्वायरी इनटू माइनर कंप्लेंट, क्या छोटी मोटी शिकायतों की जांच करना एक हेड पोस्टमैन का काम होता है? बिल्कुल होता है। वेरीफाई पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, ई मनी ऑर्डर को वेरीफाई करने का काम भी उनका होता है। टेस्ट द वर्क ऑफ पोस्टमैन एंड लेटर बॉक्स अटेंडेंस, तो जो लेटर बॉक्स के अटेंडेंस होते हैं और जो पोस्टमैन है उनको काम को जांचना, ठीक है। हेड पोस्टमैन का काम होता है कि वो उसकी टेस्ट करते रहे, तो जांच करना उसका काम होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिजर्वेशन पीरियड। देखिए, प्रिजर्वेशन से फिर से आ गया क्वेश्चन, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा। किस चीज़ का पूछा जा रहा है? ऑफ स्पेशल एरर बुक मेंटेन इन सेविंग बैंक डिपार्टमेंट। सेविंग बैंक डिपार्टमेंट में एक स्पेशल एरर बुक रखा मेंटेन किया जाता है, उसका प्रिजर्वेशन पीरियड बताना है। तो ये 3 साल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ईच पोस्टमैन बीट, जितने भी पोस्टमैन होते हैं, हर पोस्टमैन का जो बीट होता है वो फिक्स कौन करता है? क्या वो PRI करता है? क्या वो SD आपका सब डिविजनल हेड करता है यानी सुपरिटेंडेंट? क्या वो डिविजनल हेड करता है, सॉरी, या इंस्पेक्टर? क्या वो डिविजनल हेड करता है यानी सुपरिटेंडेंट, या पोस्ट मास्टर करता है? तो पोस्टमैन का बीट बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, पोस्ट मास्टर खुद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबमिशन ऑफ पैन नंबर इज मैंडेटरी टू ऑपरेट अ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। विद इन अ पीरियड ऑफ कितने महीने आप लोगों को सब पैन कार्ड कब तक आप लोगों को जमा करना होता है, जो कस्टमर है जमा करना होता है, अगर POSB अकाउंट को कंटिन्यू रखना है? ये जो न्यू रूल आया था उसके अकॉर्डिंग कितने महीने के अंदर सबमिट करना होता है? तो आप सभी को बता दें, ये हो जाएगा आप लोगों का C 6 महीने के अंदर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेबसाइट के थ्रू आया है। यह है थ्रू ई पासबुक फैसिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी व्यूड ऑनलाइन। जो ई पासबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है इंडिया पोस्ट द्वारा, इसके थ्रू हम कौन कौन सी चीज़ें हमें फैसिलिटी मिलती है? क्या उससे बैलेंस इंक्वायरी जाना जा सकता है? बिल्कुल जाना जा सकता है कि कितना बैलेंस है अकाउंट में। मिनी स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है सेविंग बैंक, ठीक है, PPF और SSA से रिलेटेड, तो बिल्कुल इनका भी जो है मिनी स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया या पेंशन प्रोविडेंट फंड हो गया, तो A और B दोनों सही है, तो C इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुकन्या समृद्धि अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट डिपॉजिट कैन बी मेड अप टू मैक्सिमम अप टू कंप्लीशन ऑफ डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, यानी सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की तिथि से अधिकतम डैश वर्ष की अवधि तक इसमें जमा किया जा सकता है। कितने तक किया जा सकता है? तो बहुत सिंपल है ये तो आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 साल तक किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और ध्यान रखने, क्योंकि सुकन्या समृद्धि अकाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट एक अकाउंट है जो बहुत अच्छा बिजनेस दे रहा है पोस्ट ऑफिस को, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 36 से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको अभी का पर्सनल जो रेट है वो आपको 8.2 के आसपास चल रहा है, हो सकता है जब आप लेक्चर देख रहे हो तो और ज़्यादा कम या बढ़ गया हो, ठीक है। तो आप लोग मिनिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं सिंस ओपनिंग के 15 साल के बाद ये अकाउंट आप लोग क्लोज करा सकते हैं, कंप्लीशन उसका हो जाता है, कंप्लीट करा सकते हैं। पर इसकी मैच्योरिटी पीरियड अलग होती है। मैच्योरिटी पीरियड जब होती है, इस अकाउंट का मैच्योर कब होगा? जब 21 साल की लड़की हो जाएगी, या फिर आप 21 साल, या फिर इसकी अगर लड़की की शादी हो जाती है,
लड़की मैरिड हो जाती है, शादी हो जाती है, 18 साल से ऊपर हो गई, उसकी शादी हो गई, तो भी मैच्योर कर सकते हैं, या फिर 21 साल तक इसको जो है मैच्योरिटी पीरियड इसकी आ जाती है। पर 15 साल तक इसमें पैसे जमा कर सकते हैं कंटिन्यूसली। मैक्सिमम साल में 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं, और मिनिमम 250 भी कर सकते हैं। इसलिए गाँव वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक खाता होता है। इसमें जो है 86 के अंडर में, सेक्शन 86 के ITI इनकम टैक्स के जो है सेक्शन के अंडर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों को जान के रखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट के तहत स्वीकार की जा सकने वाली वस्तुओं की न्यूनतम मात्रा क्या है। तो ये जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट पोस्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट पोस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्विस है इंडिया पोस्ट की, जिसमें एड्रेस ही नहीं होता। तो बिना एड्रेस के कहाँ जाएगा आर्टिकल। तो आपको बता दें डायरेक्ट पोस्ट क्या होता है। तो ये आपको बता दें, डायरेक्ट पोस्ट एक तरह का एडवर्टाइजिंग का या फिर सेल्स करने का तरीका है, ठीक है, जिसमें अनएड्रेस आर्टिकल जो होते हैं, अनएड्रेस आर्टिकल जो होते हैं, जैसे कि कोई लेटर हो गया, उसमें एड्रेस हमने नहीं डाला, ठीक है, पोस्ट कार्ड हो गया, ब्रोचर हो गया, इस तरह के अलग अलग आर्टिकल्स, पोस्टल आर्टिकल हो गए, जिनमें हम एड्रेस नहीं डालेंगे, पर हम सेल्स का मैसेज डाल देंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट डाल देंगे, कोई एड्रेस नहीं डालेंगे, और उसको हम आगे भेज देंगे, तो जिससे प्रमोशन होगा। तो ये चीज़ है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, ऐसा कौन सी सर्विस है इंडिया पोस्ट की जिसमें आर्टिकल में एड्रेस नहीं डाला जाता, तो वो डायरेक्ट पोस्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट पोस्ट की फैसिलिटी है, और ये आप लोगों को बता दें 2 जून 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और मिनिमम इसमें आप लोगों को 1000 पीसेस या 1000 आर्टिकल्स आप लोगों को भेजने होते हैं, या फिर ऑर्डर देना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम क्वांटिटी क्या है, तो 1000 आर्टिकल, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ अमाउंट फॉर आर्टिकल डेट कैन बी सेंड थ्रू COD, यानी कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से भेजे जा सकने वाले वस्तुओं के लिए अधिकतम राशि कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका 38 का जो है राइट आंसर है 50,000, यानी 50,000 अमाउंट के आर्टिकल आप जो है, जब भी COD की सर्विस आप लोगों को लेनी होंगी, तो मैक्सिमम कलेक्शन अमाउंट जो है वो है 50,000, ठीक है। COD के माध्यम से भेजे जा सकने वाले वस्तुओं के लिए अधिकतम राशि जो है वो है 50,000 रुपये, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो गया हमारा 38 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ बल्क कस्टमर गिविंग मंथली स्पीड पोस्ट बिजनेस अबव 5 करोड़। एक बल्क कस्टमर यानी एक थोक ग्राहक जो महीने में स्पीड पोस्ट बिजनेस 5 करोड़ के ऊपर का बिजनेस दे रहा है पोस्ट ऑफिस को, उसको हम कितना डिस्काउंट देंगे। तो उसको हम देंगे 30%, सबसे ज़्यादा 30% डिस्काउंट हम देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, GL कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो GL कोड का फुल फॉर्म जो है वो है जनरल लेजर कोड, ठीक है। QR कोड का फुल फॉर्म क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो आपको इसका बता दें, क्विक रिस्पॉन्स कोड फुल फॉर्म है। CPC का फुल फॉर्म क्या है। CPC तो सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर या सर्कल प्रोसेसिंग सेंटर दोनों है, ठीक है। दर्पण में जो MCD बार बार वर्ड आता है, इसका मतलब क्या है, इसका है मेन कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है। 44th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, DNK पोस्टल क्या है। DNK से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप सभी को बता दें, इसका पोस्टर हमने ऑलरेडी जारी किया हुआ है करंट अफेयर्स में, और ये हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में अवेलेबल है, और इसके बारे में हमने इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। इसका है डाकघर निर्यात केंद्र, ठीक है। DNK यानी डाकघर निर्यात केंद्र पोस्टल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड रिमार्क ऑन अनडिलीवर्ड आर्टिकल। निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी अप्राप्त वस्तुओं पर मानक टिप्पणी नहीं है। यानी पोस्टमैन इनमें से कौन सी टिप्पणी लेके अगर आएगा तो श्योर डांट खाएगा अपने सीनियर से। तो
रिफ्यूज़ तो माना जा सकता है, अगर उसने रिमार्क में रिफ्यूज़ कर दिया तो ठीक है। डोर लॉक था, ये भी माना जा सकता है कि बंदे ने नहीं खोला। नो टू नोन, कि मुझे पता ही नहीं कि क्यों वापस आ गया। अगर पोस्टमैन तुम किस काम के हो, अगर तुम्हें पता ही नहीं, तो ये चीज़ बहुत अजीब लग रही, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इनसफिशिएंट एड्रेस भी सही आंसर, गलत आंसर है, क्योंकि आप लोग को बता दें इनसफिशिएंट एड्रेस अगर पोस्टमैन आके बताता है या रिमार्क में लिख के लाता है तो वो भी चल जाता है कि हाँ एड्रेस ही कंप्लीट नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएलआई और आरपीएलआई की जो प्रीमियम है वो किस किस के थ्रू पे की जा सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डीओपी के एटीएम के थ्रू बिल्कुल, और ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बिल्कुल की जा सकती है, पोस्ट ऑफिस काउंटर के थ्रू भी की जा सकती है, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीट लिस्ट और जो बीट मैप होता है, ठीक है, एसओएचओ का, वो कौन बनाता है। 47, तो आप सभी को बता दें ये बनाते हैं पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो इनके लिए बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पोस्ट मास्टर ही बना के दे देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट। तो कब फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट बंद हो जाता है। तो हमने अभी तक आप लोगों को फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में क्या क्या बताया है, तो इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आ सकता है। तो आपको बता दें फिलेटेलिक डिपॉजिट जो डिपॉजिट अकाउंट है ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे लेक्चर्स में। ये 1 अगस्त 1965 को शुरू किया गया था, है ना। और ये सारे फिलेटेलिक ब्यूरो जितने भी हैं सब में ये अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, फिलेटेलिक ब्यूरो में आके या फिर जो है आप लोग सीधे भी जाके कांटेक्ट करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा अकाउंट होता है। मिनिमम 200 रुपये या तो आप कैश दे दीजिए, ठीक है, या तो मनी ऑर्डर के थ्रू दे दीजिए या ड्राफ्ट के थ्रू दे दीजिए, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसमें फैसिलिटी क्या मिलती है, फ़ायदा क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी स्टम्प नए नए रिलीज़ किए गए हैं, कोमेमोरेटिव हो गया, फर्स्ट डे कवर हो गया, ये आप लोगों को सबसे पहले भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने के फ़ायदे। लेकिन ये बंद कब हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जब भी बैलेंस जो है, ठीक है, जब भी बैलेंस डिपॉजिट का जो है वो लेस देन वैल्यू ऑफ अ सिंगल ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर के वैल्यू के कम होता है, तो उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं है, ना वेबसाइट में ना कहीं पे, ये इन्होंने कहीं और से ही डाल दिया है। ठीक है, तो ये जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी है उसी को पता होगा। बोनस फॉर पीएलआई फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23, तो ये हमारे काम का नहीं है। आपको 24 का जो है बोनस का ध्यान रखना है, वो क्या है कितना है वो चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पीएलआई का थोड़ा बहुत हम आपको बता देते हैं, लेकिन आप कभी लेक्चर शायद हमारे बाद में भी देख रहे हो तो वो उस टाइम पे चेंज हो जाएगा। बट अभी 2024 का आपको बता दें, ये 2024 का जो पीएलआई का है ये है होल लाइफ एश्योरेंस का 76 रुपये, ठीक है, और पर थाउजेंड सम अश्योर्ड जो होता है 76 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें तो वो 52 रुपीज़ पर थाउजेंड सम अश्योर्ड है, और आपका एंटिसिपेटेड जो है होता है एंडोमेंट अश्योरेंस, इसका है 48 रुपीज़। तो ये चीज़ की लिस्ट हम ऑलरेडी आप लोग को दे देंगे। टर्मिनल बोनस कभी पूछा जाए तो टर्मिनल बोनस बोनस जो है अभी 20 रुपये चल रहा है, ठीक है, पर 10,000 सम अश्योर्ड जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंटल कंप्लीट कर लिया, और ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है ये हमारे दूसरे विशाल सर ने कवर कराया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ पे हम लोग आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, नहीं मिला है तो फिर से प्रोवाइड करा देंगे, आप लोगों को रिपीट कर देंगे। थोड़े बहुत जीके के क्वेश्चंस हैं जो हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि जीके कहीं से भी आ सकता है, यहाँ पे आप कुछ भी कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कवर कर पाएंगे। अगर आप 10 में से 10 क्वेश्चन में से 5-6 भी बना पाते हैं तो बहुत खुश हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसा हमने आप लोगों को जीके का लेक्चर में ऑलरेडी गाइड किया है उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जीके इस पेपर में आया था वो था, मिनिमम एज क्या है इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन को क्वालिफाई करने का। तो इसका 25 साल। तो मिनिमम लोकसभा और राज्यसभा वाला आप लोग देख लीजिएगा, मिनिमम एज कितना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो यारलुंग जांगपो है उसको क्या कहते हैं, तो सिंपल सा आंसर है ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल फ्लैग का जो लेंथ होता है, जो रेशियो है लेंथ का वो कितना है, तो आपको बता दें 2:3 है।
ठीक है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, जो राज्यसभा के मेंबर है वो कौन इलेक्ट करता है, तो आपको बता दें वो करता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स चुन के आए हैं वो करते हैं। ठीक है। द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज़ कन्याकुमारी, इस जो साउदर्न पार्ट है कन्याकुमारी का वो जो है इक्वेटर का कौन सा पार्ट है, तो आपको बता दें नॉर्थ पार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथिक्स इज अ साइंस ऑफ, इथिक्स किस चीज़ की साइंस है, नैतिकता डैश का विज्ञान है, तो आपको बता दें 65 का आंसर हो जाए कंडक्ट का, यानी कि आचरण का, हिंदी में आचरण कहेंगे। ठीक है। मोहिनीअट्टम जो डांस है वो डेवलप ओरिजिनली कौन से स्टेट से हुआ था, तो ये केरला से हुआ था, तो डांस वाला तो आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है। चलिए, करंट लोकसभा कितना नंबर चल रहा है, तो आपको पता ही होगा, ये वैसे 18th चल रहा है अभी, और ये क्योंकि क्वेश्चन पेपर पुराना है तो उसका राइट आंसर इन्होंने बी दिया हुआ है, लेकिन आप जिस साल में एग्ज़ाम दे रहे हो उस साल का देख के जाइएगा। बीसी रॉय अवार्ड किस जो है किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये हो गया आपका मेडिसिन फील्ड में। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एशियन विनर कौन है नोबेल प्राइज़ का, नोबेल प्राइज़ का फर्स्ट एशियन विनर कौन है, तो एशियाई विजेता जो है वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रीजनिंग के भी दूसरे टीचर कवर कराएंगे। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर हमने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें आपको कवर कराई, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको भी कवर कराई है। जीके में क्या क्या करना है उसका हम अलग से आप लोग गाइडेंस देंगे, और बाकी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो फिर से एक बार देखिए। ठीक है। एक बार फिर से एक बार वीडियो देखिए एग्ज़ाम से पहले, और इस बार नोट्स ज़रूर बनाइए, और एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करके आना है, कि फर्स्ट अटैम्प्ट हो आपका, सेकंड अटैम्प्ट हो, जो भी अटैम्प्ट हो, इस साल का सीट जो है अगर एक भी आया है वो आपके नाम पे होना चाहिए, वो आपके नाम का होना चाहिए। और हम आपकी उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। धन्यवाद।